तो निश्चित रूप से देखिए, वो तो आपको पता ही है, वो तो एक कट पेस्ट था, वो तो एक ये समझ लीजिए क्लिप कटी हुई थी। वो जो ओरिजिनल वीडियो है वो तो दिल्ली विधानसभा की प्रॉपर्टी है ना, वो तो दिल्ली विधानसभा के जो वहां की जो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर है। और अगर मान लीजिए ये घटनाक्रम हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आदेश भारद्वाज जी की एक बात से सहमत हूं कि अगर ये एपिसोड हुआ है या नहीं हुआ है, तो वहां पे अगर मान लीजिए आतिशी जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप लगा, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ये बात कहता कि पहली बात तो मेरा ऐसा कोई वाक्य हुआ नहीं, लेकिन अगर किसी को लगता है कि ऐसा वाक्य हो रहा है तो मैं मुक्त कंठ से इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। बात मेरे हिसाब से बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हठ धर्मिता उधर से भी है। और जब राजनीति क्या क्या खेल ना खिलाए, वो तो हमारे को आज की वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख ही रहे हैं कि यहाँ पे आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में होकर के एक विरोधी जिसको कहते हैं कि एक आपस में जिसको कहते हैं एक दूसरे की मारकाट की सी स्थिति चल रही है। और ये सारी की सारी स्थितियां लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है, और आप ये समझ लीजिए उस जनता के लिए भी खतरनाक है जिस जनता ने पक्ष और विपक्ष विधानसभा में जनता का काम करने के लिए, प्रदेश का विकास करने के लिए, दिल्ली की समस्याओं का समाधान करने के लिए करके भेजा है। रही बात गुरुओं के अपमान की, तो देखिए मैं बहुत ही छोटा सा आदमी हूं और विनम्रता से एक बात कहूंगा कि आतिशी जी या धर्मराज जी या निरंजन या आदेश भारद्वाज जी, किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि हमारे किसी अपशब्द की वजह से उन महान विभूतियों का कहीं कोई अपमान होता हो। यानी कि वो इतने छोटे और इतने सूक्ष्म नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के दुस्साहस से उनका कोई अपमान हो जाए। इसमें तो अपमान मेरे हिसाब से उनके प्रति जो असम्मान करता है, अपमान तो उसका होता है। क्योंकि धर्मराज जी कि जिस तरीके से 10 सेकंड में कंप्लीट कर देता हूं कि जिस तरीके से हमने तो इन चीजों को देख देख करके हम बड़े हुए हैं कि नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। यानी कि उन गुरुओं का स्मरण करने वाला व्यक्ति आप ये समझ लीजिए भवसागर से पार हो जाता है। और उनकी जो कृपा है, उन कृपा से लाखों लोग, करोड़ों लोग इस देश के अंदर लाभान्वित होते हैं। और मेरे हिसाब से इस मामले को अब कहीं ना कहीं राजनीति इसके ऊपर छोड़ करके और देश के, प्रदेश के या जनता के जो समस्याएं हैं उनके बारे में आगे बढ़ना चाहिए। इतना मेरा भी ठीक है। डॉक्टर ममता त्यागी, आपको क्या रिस्पॉन्ड कर रहा था, बोलिए प्लीज। बिल्कुल, दो चीजों पर जाना होगा धर्मराज जी। हाँ, थोड़ा सा ऑफिट जाऊंगी। ऑफिट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी बीच में हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जो भाजपा पार्टी और आम आदमी पार्टी मिले जुले स्टेज शेयर, तो मुझे जहां तक याद पड़ता है सोनिया गांधी जी और सुनीता केजरीवाल जी करती थी। अगर उनको याद हो भूलना है तो रिमाइंड कर लीजिएगा कि कौन किसके साथ खड़ा था, कौन किसके साथ है, या आगे की भी अवसरवादिता की राजनीति में साथ खड़ा हो सकता है। दूसरी बात करना चाहूंगी, छोटा सा जवाब देना चाहती हूँ कश्मीर के बारे में। धर्मराज जी, कश्मीर के बारे में जो सबसे बड़ा कल्पित था या वहां पर जो जीनोसाइड हुआ, हिंदू जीनोसाइड, उसका सबसे बड़ा कारण था धारा 370। 4 नवंबर 1979 को नीलकंठ गंजू यानी वहां के जज की हत्या कर दी जाती है क्योंकि वहां के पुलिस ऑफिसर जो मकबूल डार JKL का फाउंडर मेंबर होता है, उसको सजा दे दी जाती है नीलकंठ गंजू द्वारा। वहां से चीजें सीक्वेंस वाइज शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि पुलिस को मारने वाला अगर आतंकवादी को सजा दे रहा है कोई जज, तो उसकी सरेआम हत्या की जा रही है और 2 घंटे तक उसके आसपास कोई फटका भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा कह क्यों रही हूँ। अगर धारा 370 नहीं होती तो स्टेट यानी उस जगह के अगर कोर्ट में ये डिसीजन नीलकंठ गंजू ने दिया था तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता था। अगर धारा 370 नहीं होती, धारा 370 होने के कारण वो आगे कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकता था। इस वजह से एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट बना कि वहीं की पुलिस वहीं के आतंकवादियों से डरती थी, वहीं के जज वहीं के आतंकवादियों से डरते थे, जिसका ये कारण ये बार बार ये कहते हैं ना कि आपकी सरकार थी, हो सके तो गौर से चीजों को एनालाइज करिए। इस सारे घटनाक्रम का कारण था धारा 370, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वहां पर अपनी नीतियां या अपने डिसीजन दे ही नहीं सकता था। जो स्टेट कोर्ट वहां पर डिसीजन देता था वो फाइनल डिसीजन होते थे और वहां के जज जाकर कहीं और नहीं बच सकते थे। वो जज वहीं थे और उन्हें वहीं मारा गया।
ये कारण था, गौर से सुनेगा, आइंदा से इसके बारे में बात करनी चले चाहिए। अब आते हैं रियल इशू पे, ठीक है। ममता जी, ये बात बताइए, ये मामला कब तक खींचेगा, कब तक चलेगा? क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूं कि इस मामले के कारण जो मूल विषय है, मैं आता हूं, आदेश 1 मिनट आता हूं, आपको कुछ कमेंट करना है जल्दी, अब 10 सेकंड बोलिए सर, फिर ममता जी के पास आऊंगा। जी इतना कहता चाहता हूं कि धारा 370 के कई प्रावधान थे, कुछ प्रावधान को हमने खत्म किया, कुछ प्रावधान को इन्होंने खत्म किया, लेकिन धारा 370 आज भी स्टैंड करती है। तो ममता जी बिल्कुल गलत कह रही हैं। पहले वहां पे मुख्यमंत्री राष्ट्रपति कहा जाता था, उसको मुख्यमंत्री, ये तमाम चीजें प्रावधान हमने भी चेंज किए, इन्होंने भी वो चेंज किए। ममता जी इतना सब कुछ बोल रही हैं, तो ममता जी ये भी बता दीजिए कि कल बनारस में जिन साधु, सनातन धर्मी साधुओं का साथ जो अपमान किया गया, उनके साथ हाथापाई की गई, उसके खिलाफ भी बोल दीजिए। बनारस में नहीं भाई साहब, इलाहाबाद, बिल्कुल प्रयागराज में, जवाब ही दे रही थी। बनारस दोनों जगह। एक देखिए, ये क्योंकि विषय आ गया था तो मैं एक इसमें एक ऐड कर दूं। अगर आप कश्मीर की बात कर रहे हैं तो आप बनारस की भी बात करिए, आप प्रयाग की भी बात करिए। सुनिए, अरे देवी देवताओं का के साथ इन्होंने बेअदबी की है, पहले भी इन्होंने। मनीष भाई देखिए, राजनीति बड़ी क्या बोलते हैं, जो आज मैं एक वीडियो, अभी थोड़ी देर पहले एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, उनके ऊपर लाठियां चली थी, और जिन्होंने लाठियां चलवाई थी आज फोन पे वो बात कर रहे थे। और देश में अरे भाई साहब सुन तो लो, अरे मनीष जी आपने कहा, अरे ऐसा नहीं होता भाई, आप बोले तो आप मैंने सुना, मैंने कहा मैं सुन लूं, मेरा भी तो सुन लो। देश में 4 ही शंकराचार्य हैं और देश में घूम रहे हैं 6, वो 2 कौन है? मैं उस विषय पे नहीं जाता। शंकराचार्य हमारे पूज्य हैं, मैं भी हिंदू धर्म का मानने वाला हूं, ठीक है, तो मैं उस पे नहीं जाता, क्या हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बहस का विषय है। उसमें भी 2 पक्ष हैं, एक पक्ष सही गलत कह रहा है, उसको यहां पे मत लाइए, डिरेल हो जाएंगे। ममता त्यागी जी, एक मेरा प्रश्न है जो सीधे मैं इसी मुद्दे पे रहूंगा, ये मामला कब तक खींचेगा? क्योंकि 6 तारीख से देखिए आज 19 तारीख हो गया, इस दौरान दिल्ली में मुझे लगता है कोई इशू ही नहीं है, यही इसी इशू को लेकर राजनीति हो रही है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम उसी मामले में बात करें। अब मुख्यमंत्री हो, केंद्र राज्य के सरकार के मंत्री हो, विपक्ष के नेता, बड़े नेता हो, वो जिस मामले को बात करेंगे उससे तरह हम कहां बात करेंगे भाई? हम खोद के थोड़े इशू लाएंगे। आप लोगों को भी तो काम है ना सत्ता पक्ष विपक्ष को, कि वो कोर इश्यूज जो जनता के मूल इश्यूज हैं उन पे बात करें, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। हम अपने एंड से हम प्रोग्राम चलाते हैं, सुनो सरकार, कहां पर पानी नहीं आ रहा, कहां सड़कें टूटी हैं, कहां बह रहा है, हम वो दिखाते हैं, 10 लोगों से बात करते हैं। लेकिन डिस्कशन तो तब होता है ना जब सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों आए। आज 6 तारीख से आज 19 तारीख हो गया, दिल्ली में तो मुझे सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से यही बातें दिख रही हैं। धर्मराज जी, आपकी बातों का जवाब मैं 2 हेडिंग्स में दूंगी। सबसे पहली बात, जब ये घटनाक्रम घटा, जिस दिन ये विधानसभा में घटना हुई, उससे पहले का दिन या सुबह का अगर आप दिन याद करें तो आतिशी मार्लेनिया जी बड़े बड़े मास्क पहनकर डॉक्टरों तो मुंह से ओपीडी निकल जाता है, विधानसभा में आए थे। उससे लगातार ये कह रहे थे कि हमें वायु प्रदूषण पे चर्चा करनी है, और जैसे ये घटना हुई वो चले गए, उनका नामो निशान संसद के आसपास दिखा भी नहीं। तो ये क्या दर्शाता था? यानी या तो चोर की दाढ़ी में तिनका के उनसे टंग स्लिप या जो भी हुई वो माफी मांग ले और अगले दिन वायु प्रदूषण पे या चीजों पर आकर चर्चा करें, लेकिन वो सदन छोड़कर ही भाग गए, और उसके बाद उनको ये प्रेस भी नहीं कर पा रही कि वो है कहाँ। अगर आतिशी मार्लेनिया जी, मैं आप सबकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, हाथ जोड़कर माफी मांग लेते कि भूल से कुछ हो गया या मेरी ये मंशा नहीं थी, तो ये तो मुद्दा आगे बढ़ना ही नहीं था। अब दूसरी बात मैं जो हमेशा कहती हूँ वो क्या कहती हूँ, बात छोटी या बड़ी इस चीज से होती है कि आपकी मानसिकता क्या है। अब सोचिएगा, जैसे दिग्विजय सिंह जी का अगर आपको डायलॉग याद हो ना, उन्होंने हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब जी बोला था, मतलब प्रॉपर रेस्पेक्ट देते हैं ये आतंकवादियों को। और इसे लॉरेंस बिश्नोई जी किसने बोला था? अरे बात तो सुन लीजिए, लॉरेंस बिश्नोई जी हाल में किसने बोला था? नाम तो बता दीजिए। ठीक है ममता जी, छोड़िए, अरे ममता जी सुनिए मैं बताता हूँ, सुनिए ममता जी अंदर की बात बताता हूँ। दिग्विजय सिंह एक मिनट रुक जाइए। दिग्विजय सिंह पे ना जो राजा साहब हैं उन पे बीजेपी वाले हल्का हाथ रखे हैं अभी, क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है, तो हल्का हाथ रखे, उतना ज्यादा तलखी उन पे ना रखिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी धर्मराज जी, होता क्या है कि जब आप राम मंदिर के लिए केजरीवाल जी ये कहते हैं कि अरे मेरी नानी सपनों में आई थी, उन्होंने कहा वहां पर स्कूल क्यों नहीं बना, वहां पर हॉस्पिटल क्यों नहीं बना, और उसके बाद आप सोचिएगा उसके बाद का उनका स्टेटमेंट कि वो राम मंदिर जाते हैं, बकायदा ट्वीट करते हैं, ये कहते हैं
कि यहाँ आकर मुझे असीम शांति और ऐसी चीजें फील हुई जो मुझे बाहर कभी नहीं फील होती। तो ये दोहरा चरित्र इसलिए होता है। इसी तरह से आप इमामों की सैलरी डिक्लेयर करते हो या बात करते हो उसके बारे में, और पुजारी ग्रंथ हो धर्मराज जी, तो माइंड सेट जो होता है, माइंड सेट, एक मिनट सुन लीजिए, हम आता मनीष भाई आपको पूरा टाइम दूंगा। पार्टियों का एक ही माइंड सेट होता है कि सनातन और हिंदुओं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। जैसे कहते हैं ना कि लिटमस टेस्ट, ये देखते हैं कि इनका टॉलरेंस कितना बढ़ गया है, जितना इनका क्या बात टॉलरेंस बढ़ेगा, ममता जी, उतनी आप बढ़ेगी। उस और एक मिनट ममता जी, आप उस आदमी और उस पार्टी के हिंदुत्व पे सवाल खड़े कर रहे हैं जो नोट में गणेश जी की मूर्ति का डिमांड इन्होंने की है। आप कहा आपके पिच पे खेलने माहिर हैं वो। उन्होंने तो गणेश जी मैं की एक बात बताती हूँ, उन्होंने तो गांधी जी को हटा के गणेश जी की मूर्ति लगाने की मांग की थी भारतीय करेंसी पर। धर्मराज जी, ये जो इनके धर्मराज जी, मैं डाइट बोलूं? के दांत और खाने के दांत और हैं, ये तो उनकी डबल पॉलिसी चलिए ठीक है, अब उस पे मैं नहीं जाता कि सियासी दल में धर्मराज किसके। जी, हाँ मनीष भाई बोलिए। धर्मराज, हाँ बोलिए। धर्मराज जी, ममता जी देखिए वो डॉक्टर हैं भारतीय जनता पार्टी की। जब अगर आप जाएंगे इनके पास शिकायत लेके धर्मराज जी कि आपके पेट में दर्द है, हाँ, तो ये आपके किडनी का ऑपरेशन कर देंगी। तो ये वो डॉक्टर है। सुनिए अब मुद्दे की बात देखिए। अगर देखिए, मैं आपको सीधे शब्दों में मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं धर्मराज जी, काफी सीरियस मामला है ये, गुरु साहब के बेअदबी का मामला है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, जिन्होंने गलती की है और अभी तक माफी नहीं मांगा है, पूरे दुनिया का सिख समाज इनकी ओर देख रहा है। और अब जो है कपिल मिश्रा जी को, क्योंकि दूध का दूध वो रिपोर्ट आ चुका है, और अतिशी जी ने भी आज अपना जो है उनके पास 15 तारीख का जो नोटिस आया था उसका जवाब आज दिल्ली के। लेकिन मनीष भाई आप नहीं, मनीष भाई अगर ये मामला आप लोग नहीं खींचना चाहते थे तो आप लोग तो अलग किस्म की पॉलिटिक्स करने वाले लोग थे, नई लकीर खींचने के लिए आए थे, आप ही लोग माफी मांग लेते, क्यों नहीं माफी मांगे? नहीं और रेखा गुप्ता या भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी माफी मांगना था, गुरु महाराज से माफी मांगना था भाई। ये लोग छोटे लोग हैं, आपको गुरु महाराज से माफी मांगना था। और गुरु साहब भी नतमस्तक हैं। देखिए इनकी गलती, एक मिनट धर्माजी जी, मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। हाँ प्लीज बोलिए। इनकी गलती उसी दिन पकड़ी गई थी जब जिस दिन 6 तारीख का ये घटना का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, और ये अगले दिन जो है अमृतसर जाके वहां पर शिकायत करने वाले थे, लेकिन ये गए नहीं, क्योंकि इनको पता चल गया जब इन्होंने दिल्ली विधानसभा के उस प्रोसीडिंग्स को देखा होगा, ओरिजिनल क्लिपिंग्स को देखा होगा, वहां पे कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। और ये दरबार साहिब नहीं गई शिकायत करने के लिए। अगर आम आदमी, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहता हूं, अगर अतिशी जी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल किया होता तो ये शिकायत करने के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के फौज दरबार साहिब अमृतसर चले गए होते। लेकिन इन्होंने पहले ही समझ लिया, और अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो। फिर इन्होंने अपने एक और गलती कर दी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता से शिकायत करवा दी जालंधर में, और जालंधर में जब दिल्ली पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की तो फिर वहां फंसते हुए नजर आए। कोर्ट ने भी अपना रिपोर्ट दे दिया। कल विजेंद्र गुप्ता जी ने भी परसों आके वो रिपोर्ट जो है, जो कि प्रिविलेज कमिटी है, प्रिविलेज कमिटी में बताना चाहिए था, सवाल जवाब होता, इसमें बातचीत होती। उन्होंने पहले ही आके भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता के रूप में आके वहां पे उन्होंने फैसला सुना दिया। तो ये देखिए, इन सब चीजों से स्पष्ट संकेत है कि कहीं न कहीं इनसे भूल हुई है और इनको माफी मांग लेनी चाहिए पूरे सिख समाज से, गुरु साहब से। देखिए, अकड़ और अभिमान जो है ना, एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय अपने समय पर जरूर कर देता है, और यही भारतीय जनता पार्टी के साथ होने वाला है। अतिशी जी ने जो 15 तारीख को नोटिस आया है उसका जवाब उन्होंने आज विधानसभा सचिव को स्पष्ट शब्दों में दे दिया है। उन्होंने और अतिशी जी ने यह भी कह दिया है, मैं आपके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में 2-4 पॉइंट्स पढ़ दूं, कि उन्होंने सिख गुरुओं के खिलाफ कभी भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं की, गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इसके साथ साथ उन्होंने विधानसभा सचिव से अनएडिटेड आधिकारिक वीडियो और दस्तावेज की मांग की है, ठीक है, ताकि जो दूध का और भी जो इसमें जो फाइंडिंग्स हो सके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो सके। भारतीय जनता पार्टी जो एक कंफ्यूजन पैदा करना चाह रही है दिल्ली के जनता के बीच में, क्योंकि वो फंस चुकी है इन सब चीजों में, लेकिन लोग काफी समझदार हैं। अब इन सब बातों का कोई मायने नहीं रह गया है। वो कपिल मिश्रा जी आकर माफी मांग ले और बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए सर, आपने आदेश भारद्वाज जी कहा कि माफी मांगनी चाहिए। दोनों पक्ष, बीजेपी कह रही है कि आतिशी जी को माफी मांगना चाहिए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कपिल मिश्रा जी को माफी मांगनी चाहिए, और दोनों माफी नहीं मांग रहे, दोनों दूसरे से माफी। मतलब ये मामला भी 16 दिन चला, अभी कितना 6 तारीख से आज 19 तारीख हो गया,
लगभग 13-14 दिन हो गए, यानी अभी और 14-15 दिन इस यही मामला कंटिन्यूटी में रहने वाला है। धर्मराज जी, ये दुर्भाग्य है कि माफी मांग के चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए, और माफी जैसा आपने कहा कि व्यक्तियों से नहीं भगवान से मांगनी है, गुरु महाराज से मांगनी है। गुरु महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, कहीं कुछ किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, इतनी सी तो बात होती है। लेकिन अपने नाक की लड़ाई बना लेना, अपना ईगो के लिए लड़ते रहना, तो लोगों का अगर आपको ध्यान नहीं है तो अपने उसके लिए लड़ते रह सकते हैं। आदरणीय केजरीवाल चुनाव से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुत सारे आरोप शीला दीक्षित जी पे लगाते थे, लेकिन कितनी बारी माफी मांगी उन्होंने जो है। देखिए, दिल्ली की जनता को और पूरे सिख समाज, काफी पूरी दुनिया का सिख समाज इस और देख रहा है कि जिस प्रकार ने भारतीय जनता पार्टी बेअदबी की कोशिश की है उन्होंने, और इसको किस नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, ये कपिल मिश्रा जी माफी मांग ले। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है धार्मिक उन्माद, सद्भाव बिगाड़ने की जो कोशिश रही है उनकी, इस बार कामयाब नहीं हुई है। वो पकड़ में आ गए, और समय रहते जो बड़ा लेकिन कपिल मिश्रा के द्वारा काटी हुई जो क्लिप है उसकी फोरेंसिक जांच तो निश्चित रूप से पायरेटेड मानी ही जाएगी। अब ये बोलने को कुछ भी कह दे कि भाई स्पीकर साहब अगर उनको क्लीन चिट दे रहे थे तो फिर वो उनको माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे थे, सीबीआई जांच की बात क्यों कह रहे थे?